Yeah, I agree. देखिए एक बात मैं बताता हूँ, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छा, जैसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर या कोई गुरु जब आपको कोई समाधान बताते हैं या आपको कोई कहते हैं कि रेमेडी कर लो या ये पूजा कर लो, तो आप विश्वास मानिए, वो वो जो एस्ट्रोलॉजर है या गुरु है, वो अपना पुण्य कर्म भी आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रस्ट मी। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है कि ऐसा ऐसा वो बोल सकते हैं कि मेरा तो ये काम ही नहीं हुआ, मुझे ये बताया वो बताया। हो सकता है कि सामने वाले ने इतने पाप किए हैं कि आपके खुद जो आप पुण्य कर्म शेयर कर रहे हो वो भी उसको बैलेंस आउट नहीं कर रहे। इसलिए वी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमको ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए, ताकि क्लाइंट को अगर कोई प्रॉब्लम में है, चलो हमारे पुण्य कर्म से उसको कुछ फायदा हो जाए और उसका काम हो जाए। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि गुरु होना बहुत जरूरी है लाइफ में। गुरु को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, कभी उनके बारे में बैक बाइटिंग ना करें, वैसे भी इन जनरल ना करें, और गुरु की जैसी हो यथासंभव उनकी सेवा करें, उनको उनको पूछें टाइम टू टाइम, तो विश्वास मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। और ये जो भी अभी सर ने बताया ये सब कुछ बुक्स में है, और ये तो जस्ट अभी 10% नॉलेज जो है हमारे सामने आई है, बट इन दिस बुक यू विल फाइंड मच मोर। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल for my ongoing course, like Science of Remedies course is going on. For that course I'm collecting the content. So there is a topic Kalsarpa Yoga or Kalsarpa Dosha, you can call it anything. So I was searching the specific temples for every Sarpa. Okay, so I heard like there is a temple for every Sarpa, or we can call it the Kalsarpa Dosha. For every kind of Kalsarpa Dosha, we have specific temples in India. Okay, but we don't know which temple exists in which area or which city. Okay, so I able to identify some temples, but not all. But in this book, there is a specific chapter in which I find out the some temples which is not easily available in everywhere. Like इसमें एक चैप्टर है, इसमें कारकोटक कालसर्प के बारे में है। सबको पता है कारकोटक कालसर्प क्या है और कैसे बनता है? सेशन में सभी को आइडिया है इसका? यस सर। है ना? तो कारकोटक कालसर्प क्या है डेफिनेशन? राकेश जी, आपने क्या सुना है इसके बारे में? क्या बोले सर? कारकोटक कालसर्प योग क्या है? कारकोटक? हाँ। नहीं सर, इसके बारे में मैंने सुना। कालसर्प योग के बारे में आइडिया है ना? जस्ट कि जी सर, आपने बताया था सर, जब और सारे एक जो है सेशन में आते आपने हैं, बताया था सर। हाँ, तो वो कालसर्प योग, तो वो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु in every house we have specific name for that kalsarp dosh. Okay, like one is the anant kalsarp yog, anant kulika kalsarp yog. Okay, like this we have different kalsarp dosha depending on the placement of rahu and ketu. So 8th house position of rahu or ketu, okay, we have the specific name that we call karkotak kalsarp yog. ओके, अगर आपकी कुंडली में अगर ये योग बनता है या ये दोष बनता है, तो ऑब्वियसली आप लोग रेमेडीज ढूंढेंगे, और कैंसर भी योग के ऊपर बहुत सी रेमेडीज बनती हैं, ठीक है, पूजा पाठ से लेके डोनेशन तक। सो एक रेमेडी हो सकती है टेम्पल विजिट भी, क्योंकि ये जो भी कारकोटक काल सर्प है, चाहे शंखनाथ काल सर्प है ना, और अनंत काल सर्प है, वासुकी काल सर्प है, तो ये सारे दोषों के अपने अपने टेम्पल्स भी हैं। तो अभी मेरे को सारे टेम्पल्स तो नहीं मिल पाए, बट मोस्टली आई हैव आइडेंटिफाइड। तो इस चैप्टर में प्रकाश जी ने उसमें मेंशन किया है, इसमें स्टोरी भी है। स्टोरी क्या है कि एक सर्प यज्ञ महाभारत में स्टोरी आती है। इसमें राजा जन्मेजय, आई थिंक, वो एक सर्प यज्ञ कराते हैं। तो उससे बचने के लिए जो कारकोटक सर्प है, ये भगवान शिव के भक्त थे, तो उन्होंने तपस्या करी, तो उनको एक वरदान मिला कि वो
इस सर्प यज्ञ से उनका बचाव होगा। तो वो जो उन्होंने साधना करी, तो वो जगह आज भी एग्जिस्ट करती है, महाकाल उज्जैन। सो मैं उज्जैन बहुत बार गया, ठीक है, बट कभी भी ये टेम्पल मैंने नोटिस नहीं करा उसमें। तो जब बुक पढ़ी तो इसमें इसका जिक्र आया, तो इस बार जब गए तो समझ में आया कि वो टेम्पल एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से एक और नया टेम्पल का मुझे पता लगा, जो अब हम इसको एज ए रेमेडी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी कुंडली में अगर राहु 8th हाउस में है ना, तो वो इस टेम्पल को विजिट करें। काकोटेश्वर के नाम से ये टेम्पल उज्जैन महाकाल में आपको मिलेगा। प्रकाश जी, मैंने सही कहा? ये जी टेम्पल जी यही जी है ना सर? जी 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 जी, हाँ। बिल्कुल सही। तो बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि राहु 8th हाउस का असर तो बनता है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो सबसे इजीएस्ट रेमेडी है, आप लोग इस टेम्पल को विजिट करिए, यहाँ पर अर्चना कराइए, जो भी आपका है राशि नाम नक्षत्र गोत्र से, इसको विजिट करिए। ये बहुत इजीएस्ट रेमेडी है। तो ऐसे बहुत से ऐसे टेम्पल्स हैं इस बुक में जो मेंशन किए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, जो मुझे पहले पता भी नहीं थी। तो अब इसको आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक को जब भी आप लोग पढ़ें तो एक नोटपैड लेके बैठे साथ में, तो एटलीस्ट आप ये सब चीजें ना आप नोट कर से चल सकते हैं। जो आप लोग जब आप प्रोफेशनल कंसल्टेंसी करें तो वहां पर इसको आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, इस तरह की रेमेडीज। कोमल जी ने नेम ऑफ मंदिर पूछा है। उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल फेमस मंदिर है, ये ज्योतिर्लिंग में आता है। तो यहाँ पर कारकोटेश्वर टेम्पल के नाम से ही फेमस है। ठीक है, कारकोटक है ना, कारकोटक उस सर्प का नाम है, तो उसके नाम पे कारकोटेश्वर टेम्पल ये पड़ा है। तो ऐसे ही हर काल सर्प दोष के अपने अपने एक टेम्पल है। ठीक है, कुछ मेरे पास हैं, कुछ मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। किसी के पास अगर सारे टेम्पल्स हों, 12 टेम्पल्स, तो वो शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही प्रकाश जी ने से बहुत अच्छे और भी इंटरेस्टिंग टेम्पल्स के बारे में मेंशन किया है, लाइक मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, सबको पता है, ठीक है, बट ये एस्ट्रोलॉजिकली भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें इस बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक दोष के लिए इस टेम्पल विजिट के लिए बताया गया है। तो ऐसे इसमें बहुत से ऐसे टेम्पल्स के बारे में है। अभी दान की जिक्र हुआ, दान के टाइप का रेमेडी भी है। तो जितने भी हमारे हमारे पेंडिंग कर्म है, उसको अनलॉक के लिए, उसके रेमेडीज के लिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजीएस्ट सॉल्यूशंस और आपको इसमें मिलेंगे। तो कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहे? ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये आपको saptarshishop.com पे भी आपको मिलेगा, और अमेजोन पे भी आप इसको ले सकते हैं। और लिंक मैंने ऑलरेडी चैट सेक्शन पे डाला हुआ है, इफ एनीबॉडी इंटरेस्टेड दे कैन बाय इट, और दे कैन आल्सो कॉल द ऑफिस, दे कैन असिस्ट यू। किसी का और कोई डाउट्स कुछ? तो प्रकाश सर, मेरा एक क्वेरी है आपसे कि जैसे जी जी ये बुक तो मैंने पढ़ी, इसको अनलॉक पेंडिंग कर्मा, आपकी एक बुक और जी। है ना, जो लार्ज साइज में बुक है, तो वो बुक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, मतलब उसका क्या कंटेंट है, कुछ आप बताना चाहे? मतलब पूर्व कौन है? ओके यस यस यस। ओके। अच्छा, उसका मैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विनायक जी। तो बेसिकली उसका जो मुझे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मुझे मोटिवेशन उस बुक लिखने को कैसे मिला। जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कुंडली में 511 एक्सेस होती है। हाँ। तो जब मैंने अनलॉक पेंडिंग कर्मा बुक फिनिश किया था ये प्रोजेक्ट, तो मेरे पास एक कॉल आया था किसी, मतलब एक बोलते हैं कि मतलब किसी जर्नलिस्ट का। तो अभी तो वो फ्रेंड बन गए हैं। तो उनका फोन आया था, उन्होंने बोला कि सर ये जो आपने अनलॉक पेंडिंग कर्मा बुक लिखी है, उसके बाद ये जब ये बुक पढ़ने के बाद मुझे बड़ी इच्छा हुई कि आपकी दूसरी बुक को ढूंढूं मैं कहीं और मुझे मिल जाए। तो उन्होंने बोला मैंने पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया, मुझे मुझे कोई बुक मिली नहीं, और मुझे आपका नंबर भी नहीं मिल रहा था, फिर कैसे बात करूँ। तो कह रहा है कि सर मैं रोज ऑफिस बुक लेके जाता था, अनलॉक पेंडिंग कर्मा अपने बैग में रख के मैं रोज जाता था, मगर मेरी कभी भी नजर लास्ट वाले पेज पे नहीं पड़ी जहाँ आपका नंबर लिखा हुआ। और कह रहे सर वो काफी दिन ऐसे चलता रहा, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती रही कि मुझे इस ऑथर से मिलना है। तो उन्होंने एक दिन वो कह रहे थे सर मैं ऐसे फ्लिप कर रहा था पेजेस को, तो मुझे लास्ट पेज पे अचानक से
हाथ चला गया और वहाँ पे मुझे नंबर दिखा और इमीडिएटली मैंने आपको कॉल किया और उन्होंने मुझे बात बताई कि सर एक बुक लिखने के बाद मैंने आपको ढूंढा और आप मिले नहीं कहीं मुझे। तो इस वर्ड ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया और उस जैसे उन्होंने ये बोला और मेरी बात हुई तो उसी दिन मेरी कंसल्टेशन थी, प्रोजेनी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड एक मेरी कंसल्टेशन थी। तो वो जैसी मैंने कंसल्टेशन करी तो मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी है मतलब वर्ल्ड में चाइल्ड बर्थ को लेके, क्योंकि बैक टू बैक वो कंसल्टेशन आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 511 एक्सेस पे ही कोई बुक लिखूं और इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करूं चीज़ों को, क्योंकि जब मेरी वो कंसल्टेशन थी ना विनायक जी, उसमें उन्होंने जो जातिका थी उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी और सब कुछ IVF। तो मुझे लगा क्यों ना मैं 511 एक्सेस जो कि पूर्व पुण्य को बताती है और क्यों ना जो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है वो मेडिकली भी वो ऐसा है कि वो अगर लोगों को मैं कुछ बता सकूं कुछ उससे फायदा हो तो क्यों ना मैं ऐसा करूं। इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया वो 511 का, वहां से आइडिया, पूर्व पुण्य का जो टाइटल था और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए माइथोलॉजी के थ्रू भी। तो मैंने इसके अंदर जो 27 नक्षत्र हैं वो भी मैंने इसके अंदर रखा, क्योंकि ऐसी कोई बुक पहले अवेलेबल भी नहीं थी मार्केट में जो कि 27 नक्षत्र की स्टोरीज बताता। तो ये मोटिवेशन था बुक लिखने का और ये मैंने 45 डेज में लिखी थी सर। नहीं, आपकी बुक लिखने की स्पीड तो मैं जानता हूँ अच्छे से। सर एक बात पूछनी थी जी हाँ जी। सर, क्या 5th हाउस अगर स्ट्रांग हो तो पेंडिंग कर्मा ज्यादा होते हैं? 5th हाउस स्ट्रांग हो तो पेंडिंग करने, ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है, आप इसको थोड़ा हल्का करें, आसान करें मेरे समझने के लिए। मतलब अगर किसी का 5th हाउस जो है वो बहुत स्ट्रांग है हम्म। तो क्या उसके पेंडिंग कर्मा ज्यादा हैं? देखिए मैं आसान करता हूँ आपके क्वेश्चन को, शायद अगर मैं सही समझूं। देखिए अगर 5th हाउस अच्छा होगा और 5th हाउस मतलब 5th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा होगा तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में चीजें इजीली मिलेंगी, ज्यादा ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे चीजों के लिए। अगर 5वां घर अच्छा है तो जो फ्यूचर में चीजें मिलेंगी इस जन्म में वो आपको इजीली मिल जाएगी। मगर अगर 5th हाउस खराब है और तो मतलब चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। कहने का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, तो आंसर अगर मैंने दिया तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यही था जो मैंने आंसर दिया। सर देखिए, अगर जैसे जैसे 10th लॉर्ड है ना, 10th जी हाउस है जी ना, जी। तो 10th हाउस अगर 5th लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो 10th हाउस के रिजल्ट नहीं मिलते हैं इजीली। अच्छा, ओके ओके, ये ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा गया है और बहुत मतलब काफी सीनियर देखिए एस्ट्रोलॉजर्स देखिए बताया देखिए है। देखिए ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। ये आपको बता तो दिया मगर आप इसका आंसर सुनिए। ये तब होता है जब 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हो, ये तब होता है। ऐसा नहीं होता कि 5th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो 10th खराब हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता। जब 10th लॉर्ड 5th में होता है और स्पेशली 5th लॉर्ड के साथ होता है तब होता है। इसका आंसर ये है, करेक्ट। हम्म। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। सर जैसे सपोज कीजिए किसी की कर्क लग्न की कुंडली है जी और उसमें जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में 5th हाउस में बैठा है, नीच के माने जाते हैं। और ये आपकी अपनी कुंडली है क्या? हाँ जी मेरी कुंडली है। अच्छा, और जो ये आपने बोला, दोबारा से बोलिए। कर्क लगन है? कर्क लग्न की कुंडली है सर, और जो 5th हाउस है, 5th हम्म। हाउस में वृश्चिक के चंद्रमा है। और अच्छा, जो 5th हाउस लॉर्ड है वो मंगल उच्च के होकर नीच के बृहस्पति के साथ सप्तम में बैठे हैं। मुझे कुंडली बनानी पड़ेगी ये तो आपकी मतलब। नहीं, अच्छा सर मैं वो उसके बारे में नहीं पूछना चाहती, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपना पेंडिंग कर्मा फिर कैसे देखूं, क्योंकि मेरे 11th में शनि बैठे हैं जो सप्तम और अष्टम के अष्टमेश है, सप्तमेश अच्छा, और अष्टमेश, और वो सीधी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। ओके और दोनों की, और जो शनि और चंद्रमा दोनों की पावर स्ट्रांग है। जी। वैसे एक इसमें एक मेरे को क्वेश्चन समझ में आता है कि जो मैंने पढ़ा है कि अगर कोई भी ग्रह अगर नीच का बैठा है और जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उसका मालिक उच्च का होके बैठा है तो आपका जो नीचत्व होता है उस प्लेनेट का वो भंग हो जाता है। जी तो जी अब क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होके बैठे हैं और मंगल उच्च का है, मकर राशि का है, जी तो क्या इसका नीचत्व भंग माना जाएगा? जी माना जाएगा। जी जी सर दूसरी चीज मेरे को ये समझनी है कि जो उच्च के मंगल हैं वो नीच के बृहस्पति के मकर राशि में दोनों हैं, दोनों की युति है। जी
उच्च के मंगल और नीच के बृहस्पति, तो यहाँ पर भी अगर कोई और दोनों मित्र हैं तो क्या बृहस्पति का नीचत्व भंग माना जाएगा? यहाँ पे बृहस्पति का नीचत्व नहीं, कर्क राशि के लिए मान्य नहीं है। नहीं है, ये नीच भंग नहीं होगा ही, ठीक है। पहली वाली कंडीशन में तो ठीक है ना, बट अच्छा, दूसरी और कंडीशन ये आपने यहाँ बताया है पर इसमें सर नहीं। जो 5-11 एक्सिस में चंद्रमा और शनि आमने सामने, तो ये एक विष योग बना रहे हैं। जी 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 करेक्ट। तो सर इसका क्या पेंडिंग कर्म है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा। देखिए ऐसे नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। जैसे मैं शुरू से एक ही बात को बोल रहा हूँ बार बार कि कभी भी किसी भी चार्ट को, स्पेशली जब आप, चलो आप अपनी बात कर रहे हैं, आपका अपना चार्ट है, तो कभी भी ये ऐसे मत सोचिए कि पूरे चार्ट को आप एक साथ समझने की कोशिश करें कि मुझे बस पेंडिंग कर्मा समझ में आ जाए कैसे। ये पेंडिंग कर्मा, मैंने आपको शुरू में एक डेफिनेशन बताई थी कि पेंडिंग कर्मा इज नथिंग बट अ पे बैक टाइम। वो पे बैक टाइम क्या है? वो आपका प्रारब्ध है, और वो कब आएगा? एक पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा और अंतरदशा में आएगा। वो राहु केतु शनि भी हो सकते हैं, वो ऐसा भी प्लैनेट हो सकता है जैसे जुपिटर और शुक्र और चंद्रमा और मंगल और सूर्य, कि ये प्लैनेट इन नक्षत्रों में हो, यानी कि राहु केतु शनि के नक्षत्र में हो। तो उस समय पे आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मुझे जीवन में मुझे कुछ गेन हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है, मुझे बीमारी हो रही है या क्या हो रहा है मेरे साथ। उस समय आपको पता चलेगा कि जब मेरी शनि की दशा अंतरदशा चली तो मेरा शनि अच्छा है या वाकई में बुरा है, क्या है। तो आपके लिए वो दशा अंतरदशा मैटर करती है, ना कि ऐसे पूरा चार्ट देखना मैटर करता है। सर वृश्चिक राशि पे 7.5 अभी 4-5 साल पहले खत्म हुई है, जी नहीं 21 में हुई है शायद खत्म जी पूरी तरह से, 2.5 साल पहले। तो उस दौरान मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे को ऐसा मुझे सिर्फ जो भी रहता है वो मेंटल कलेश रहता है। ओके। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके हर काम में वो शनि का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लग्न में भी जो नक्षत्र है वो मेरा पुष्य नक्षत्र है, जो स्वामी है उसके शनि, और और इधर भी अनुराधा नक्षत्र है जिसके देखो स्वामी शनि। मैं बताता हूँ आपको, और इजी करता हूँ। नक्षत्र पे भी जाने से पहले आप सबसे पहले देखो, आपने आपके क्वेश्चन में को आप खुद डिकोड कर लोगे तो किसी भी चार्ट को कर लोगे। जैसे आपने खुद बोला कि मेंटल कलेश, अब मेंटल आप समझो, शनि 11वें घर में बैठ के एक तो आपके असेंडेंट को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है यानी ब्रेन और माइंड। दूसरा किसको देख रहा है? पांचवें घर में बैठे हुए किसको देख रहा है? चंद्रमा को देख रहा है, यानी चंद्रमा भी पीड़ित, चंद्रमा की राशि भी पीड़ित। ठीक, तो ऐसे समय पे जब 7.5 आएगी तो वो थोड़ा और भी ज्यादा कष्टदायी हो सकती है। हेलो, तो मैं जी ये पूछना कि क्या मुझे चंद्रमा मत से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, जैसे दूध का दान, जल का दान, या नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने शुरू में बोला, एक क्वेश्चन था दान से रिलेटेड। आप बिंदास किसी का भी कोई भी वस्तु का दान किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड आप करिए, कोई इसमें गलत कार्य नहीं है। अगर आपके घर पे कोई आता है पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, तो अगर आपका चंद्रमा खराब बैठा है, चाहे वो किसी भी विद्या के अनुसार हो, तो क्या आप उसे पानी या दूध नहीं देंगे? तो कहने का मतलब ये है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई प्लैनेट नीच है या उच्च है। आप बिंदास करिए उसका दान, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, थैंक यू सर। शांति कर्म जो भी है उसमें डोनेशन और पूजा पाठ, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोग करें इसको। हाँ सर, एक क्वेरी और आई है अभी चैट में मेरे पास कि ये जो बुक है अनलोक पूर्व पुण्य, इसका हिंदी एडिशन भी है कोई, या फ्यूचर में लाने का प्लान कर रहे हैं? हाँ विनायक जी, फ्यूचर में लाने का इसका प्लान है मेरा, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको, क्योंकि मुझे ही हिंदी में करना होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हिंदी में करना। तो बेसिकली मेरा प्लान ये हो सकता है कि मैं इसे 2 पार्ट में लेके आऊँ। तो ये मेरा प्लान है कि मैं इसे लेके आऊँ, और मुझे आपने जैसे एक आइडिया भी दिया है अभी, तो शायद मैं इस पर जल्दी काम भी शुरू कर दूँ। मगर अभी मेरे कुछ और हैं ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे काम करना है जो बहुत पेंडिंग है। जैसे मैं पितृदोष पे कोई एक बुक लिखना चाहता हूँ। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं अनलॉक पेंडिंग कर्म का एक सेकंड पार्ट लेके आना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत को कंबाइन करके। तो ऐसे काफी प्रोजेक्ट हैं जिनको मैं लेके आना चाहता हूँ, मगर वही है कि एक बार में एक ही चीज फोकस थोड़ा करना जरूरी है। मगर हाँ, डेफिनेटली कोई नई बुक लेके आऊंगा ऐसी सब्जेक्ट। नहीं सर, इस बुक की डिमांड है और बहुत लोगों ने इसका हिंदी एडिशन के बारे में इंक्वायरीज करी थी। जी जी आई होप कि जल्दी हम इसे
देख पाए। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है अर्पण जी ने, मैं उनको बता दूं कि सर की जो अनलॉक पेंडिंग कर्मा की बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। ये बुक अभी हिंदी में आने वाली है। इसके अलावा सर की बाकी बुक्स भी हैं, योगिनी दशा पे हैं, और सारे लिंक मैं आपको चैट सेक्शन में, कल आपको आप लोग को ईमेल भी मिल जाएगा सारी बुक की लिस्ट और उनके लिंक, है ना। तो आप लोग को ईमेल भी रिसीव होगा, तो आप लोग उसको देखें और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। वेल्थ के ऊपर टॉपिक पे है, अभी शायद एक डीएनए एस्ट्रोलॉजी के, और आई थिंक सर आप बुक अभी न्यूली पब्लिश हुई है अभी सर की बुक। तो वो सब चीज़ें हैं, और ये हिंदी में हम इनका सर वेट करेंगे जल्दी। और किसी का और कुछ क्वेरी